वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, आपकी परीक्षा होने वाली है और विषय वस्तु आपकी होगी ललित कला। तो जिन छात्र छात्राओं ने कला लिया है यानी कि आर्ट सब्जेक्ट जिनका जिनका है, ललित कला यानी कि कला जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसको आर्ट पहले बचपन में आप चित्रकारी करते थे, आम महुआ और आदमी बनाते थे, कमल का फूल बनाते थे, साड़ी किनारा बनाते थे, उस प्रकार का विषय। आर्ट साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आर्ट एक विषय भी है, ओके, जिसको कला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कला विषय यानी जिसको हम ललित कला कहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपको कला के मूल तत्वों के बारे में जानना होता है। यानी आपके पेपर का नाम है कला के मूल तत्व, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उस पर विधिवत तरीके से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लिखित मॉडल पेपर होगा यानी कि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। उनके उत्तर कैसे लिखना है, ये समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से हर एक प्रश्नों को जानने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त, ओके, और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करिएगा। और इसके अलावा अभी रात के आपकी 9 बजे से क्लास होगी किसकी, तो क्लास फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की क्लास होगी, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर वो परीक्षा आप फेल हो तो आपको पास नहीं किया जाता है, ऐसा एक प्रकार से नियम है। तो आप लोग क्या करेंगे, वो लेक्चर्स ज़रूर देखें, 3-4 वीडियोस की लगातार। तो डेली रात 9 बजे अब उसकी क्लास मैं लूँगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ की। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 111 से अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोग रात 9 बजे से अवश्य जुड़ें, ओके। चलिए, बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर ललित कला, प्रश्न पत्र का नाम क्या है आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। प्रश्न पत्र कला के मूल तत्व यानी फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। देखते हैं इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनते हैं और इसके उत्तर को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती, 10 के 10 को आपको करना होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। इसके अलावा द्वितीय खंड में जब हम बढ़ेंगे तो उसमें लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी संख्या दी तो 8 होती, करना कितना होता है, 5 ही करना होता है। एक प्रश्न करेंगे सही से 7 नंबर आपको मिलेगा, इस प्रकार से निर्धारित होता है, ठीक है। और 200 शब्दों में उन प्रश्नों को लिखना होता है। इसके अलावा जब हम तृतीय खंड में प्रवेश करते हैं यानी खंड सा में, तो उसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 4 दिए होते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छाड़ के करने होते हैं। एक प्रश्न करेंगे तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है और 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से पेपर का कुछ कैटेगराइजेशन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो आइए जानते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि कला एक अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। वैसे कला जो होता है इसको बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन फिर भी जो है हमारे प्राचीन आप देखिएगा, जो है प्राचीन जो है वाङ्मय में आप देखिएगा भारतीय साहित्य में तो 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। बात की जाए तो कला को एक ज्ञान बताया गया है। तो कुछ विद्वान कला को एक ज्ञान या कुछ विचारधारा कला को एक ज्ञान कहती है, कुछ लोग कला को एक कल्पना भी कहते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कुछ विद्वान कला को एक अभिव्यक्ति भी कहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आधुनिक समाज में आती गई और वो चलती गई। हालांकि प्रश्न है कि कला एक अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए, ओके। तो कला के बारे में बात की जाए तो विद्वान आप लिखेंगे कि विद्वानों का कथन है कि कला एक प्रकार की क्या है, भावपूर्ण भाषा होती है, यानी कि भावों से पूर्ण भाषा को ही हम कला कहते हैं। या एक इस प्रकार की भाषा कला होती है जो कि भावों को संजोए हुई होती है अपने आप में, ठीक है, और जो किसी विशेष मानसिक स्थिति को जगाने में क्या होती है, सफल होती है। इस प्रकार की भावपूर्ण भाषा को जो कि किसी विशेष मानसिक स्थिति को जगाने में सफल होती है उसे हम कला कहते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा। एक विद्वान है लियोनार्दो दा विंसी,
लियोनार्डो दा विंसी महोदय कहते हैं कला की परिभाषा को देते हुए, कला एक अभिव्यक्ति की बातों को पुष्ट करते हुए, उसको सिद्ध करते हुए कहते हैं कि कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वे उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती। किसके? आंतरिक भावों पर आधारित होती है। क्या कहा लियोनार्डो दा विंसी ने? कहा कि कलाकार जो होता है वो जिन आकृतियों की रचना करता है, जो भी चीज़ उसने बनाया कलाकार ने, वे उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है। यानी कलाकार के अंदर मन में क्या चल रहा होता है उसी की अभिव्यक्ति होती है। तो व्यक्ति के या कलाकार के आंतरिक मनोभाव की अभिव्यक्ति आप कला बोल सकते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि कला के रूपों में कलाकार के मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है। क्लियर हो गई बातें? तो जो व्यक्ति कला को बनाएगा, जैसे आप आम बना रहे हो तो आप पाके आम खाए हो, कच्चा आम खाए थे तो छोटा था, खटलू लगता था, तो कच्चे आम की अपेक्षा पका आम ज़्यादा दशहरी बढ़िया अच्छा लगता है, तो आप दशहरी बनाएंगे ना। चूँकि आपके मनोभाव में दशहरी चल रहा है तो चौसा काहे के लिए बनाएंगे? क्या बनाएंगे? दशहरी बनाएंगे ना। तो यही होता है कलाकार। तो कला क्या है? एक अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति? जो कि कलाकार के आंतरिक भावों में उत्पन्न होती है और उसको वो अपनी पूंजी और रंगों के माध्यम से पन्नों पर या फिर किसी अन्य वस्तुओं पर या फिर किसी दीवार पर, किसी लोहे की स्लेट पर, किसी दफ्ती पर, तमाम प्रकार की वस्तुओं पर क्या करता है? प्रदर्शित करता है, उसका अंकन करता है। ठीक है, तो ये कला होती है। तो जिस प्रकार हम भाषा को माध्यम बना करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कलाकृति के द्वारा भी कलाकार क्या करते हैं? अपने मन के विचारों को क्या करते हैं? एक दूसरे को संप्रेषित करते हैं। यानी कवि के मन का भाव, आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो तस्वीरें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें बयां करती हैं। कोई कोई ऐसी तस्वीर होती है जो कि पूरी की पूरी कहानी बता देती है। जैसे जो आप देखिएगा जो चित्रात्मक शिलालेख कुछ प्राप्त हुए हैं इतिहास में, वो यही तो हैं जिसके माध्यम से हम चित्रों के माध्यम से उसकी कहानी पता लगाते हैं। जैसे मृदभांड मिला तो हमने पता लगा लिया कि हाँ मिट्टी के बर्तन उस समय रहा करते थे और ऐसे ऐसे फलाने फलाने चीज़ें हुई होंगी, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। या गीजा का जो पिरामिड मिला बड़ा सा है, उससे हमने पता लगा लिया कि हाँ कई हजार सालों वर्ष ऐसा रहा होगा, इस प्रकार चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं पे चाहे वो कला हो और चाहे वो भाषा हो, दोनों जो होता है विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि कलाकार या जो भाषिक व्यक्ति होते हैं, यानी भाषा को कहने वाला, कलाकार जो कला को बनाने वाला, दोनों के विचारों की अभिव्यक्ति ही होती है कला। ओके, तो कला एक प्रकार की भावपूर्ण क्या होती है? भाषा होती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि कला क्या होती है? एक प्रकार की भावपूर्ण भाषा होती है। देखिए बड़े विस्तार से समझिएगा कला के बारे में, चूँकि पहला क्लास है और पहला प्रश्न है, तो इसीलिए मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके समझ में पहले प्रश्न अगर आ गए तो बाकी प्रश्न को थोड़ा अगर मैं वैसे बताऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। वैसे कला को लेकर के एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो कला एक प्रकार की क्या लिखेंगे कि कला एक प्रकार की भावपूर्ण भाषा है जो कलाकृतियों में अभिव्यक्ति होती है या अभिव्यक्त होती है, और कला को कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्वपन भी कहा है। तो आप लिखिएगा कलाकार को या फिर कला को कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्वप्न भी कहा है। ओके, इतना सिंपल सी। तो ये कला क्या होती है? एक अभिव्यक्ति होती है। तो आप लिखिएगा कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर या फिर जो भी हमने कहा उसके आधार पर कला चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक हो या वस्तु का सादृश्य, उसके पीछे कलाकृति की जो भावनाएं होती हैं उनकी अभिव्यक्ति ही मूल भूमिका निर्वाह करती है। तो कुल मिलाकर के कला एक अभिव्यक्ति है, इस बात की पुष्टि हो जाती है। सेकंड प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कला के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? कला के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं भैया? कला जो होते हैं इसके मुख्य रूप से बात की है 6 तत्व होते हैं। कला के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कह रहा है कि कौन कौन से होते हैं, लिखना है इसका मतलब। तो पहला लिखिएगा रेखा। रेखा क्या है? रेखा एक कला का एक तत्व है। रेखाओं के माध्यम से आप देखिए कलाकृति होती है। इसके अलावा आप देखिएगा, ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा कि रूप, यानी किस रूप में हुई, तो रूप दूसरा इसका क्या हो गया? कला जो है रेखा और रूप,
तो रूप रेखा या रेखा रूप ये कला के क्या है, अंग है। दूसरा, तीसरा आप लिख लीजिएगा रंग। रंग क्या है, ये भी कला का ही एक जो है तत्व होता है। बिना रंग के कला कैसी लगेगी, बिल्कुल नीरस लगेगी। चौथा होता है तान। ओके, तान भी एक प्रकार से कला का ही एक तत्व होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा पांचवा होता है आपका पोत। पोत भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ओके, कला का ही एक तत्व होता है। इसके अलावा छठवा आपका हो जाएगा अंतराल। अंतराल समझते हैं, जैसे कि किसी जो है आगे हम समझेंगे अंतराल वगैरह के बारे में कि किसी जैसे कोई आपने कला बनाई तो उसके बीच में क्या क्या अंतर, कितना अंतराल, कितना डिफरेंस, कितना गैप होना चाहिए किन किन चीज़ों के बीच में, ये होता है। तो इन सभी यानी कि रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये 6 तत्व मिलकर के कला का निर्माण करते हैं। ये होती है आपकी कला। आपसे बाई चांस कला की विशेषता पूछ ले तो कला क्या होती है, एक सहज संयमित क्रिया है और प्रकृति के स्वाभाविक लगने वाली मगर यंत्रवत क्रिया से भिन्न होती है। इसके अलावा कला समाज के उन्नयन हेतु एक उपयोगी एवं सशक्त माध्यम है। कला अनुकृति एवं कल्पना का संगम होती है। चिंतन एवं अनुभव कला को उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है। कला हमारे चारों ओर के वातावरण तथा वस्तुओं को प्रभावित करती है। ठीक, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हो कला के बारे में। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। प्रश्न है कि अतिच्छादन अथवा ओवरलैपिंग से क्या तात्पर्य है। अनच्छादन या ओवरलैपिंग क्या होता है भैया, अतिच्छादन या ओवरलैपिंग। अनच्छादन बोल दिया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अनच्छादन तो आपका हो जाता है जियोग्राफी का टॉपिक। अतिच्छादन जो है या जिसी को हम अंग्रेजी में ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो अतिच्छादन क्या होता है, एक रूप से, कोई एक रूप है उससे दूसरे रूप को ढक लेना। जैसे कि कोई आप चित्र बनाए हुए हो, उसी के बगल में दूसरा चित्र बनाए हो लेकिन उसका कुछ अंग ढक लिया हो, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं, इस एरिया को। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप लिखिएगा कि एक रूप से किसी दूसरे रूप को ढक लेना, यही होता है अतिच्छादन। ओके, यानी कि उसका क्या कर लिया, छाया कर लिया, या फिर जो भी बना था उसके ऊपर कोई चित्र बन गया, थोड़ा सा भाग ढका है, थोड़ा सा खुला है, लेकिन प्रतीत होता है कि हाँ सारा खुला है, तो वो अतिच्छादन होता है। कभी चित्र बनाते समय ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जब व्यक्ति किसी वस्तु अथवा मानवाकृति के कुछ भाग को दूसरी वस्तु या मानवाकृति जो होती है वो ढक लेती है, ढकवा देता है कोई चित्रकार या कलाकार, तो जो एक प्रकार से वही होता है अतिच्छादन। ओके, तो इस प्रकार से आप देखिएगा, इससे क्या होता है कि वस्तु अग्रभूमि में आ जाती है जो बनाई गई है, और वहाँ अतिच्छादन की स्थिति आ जाती है, पिछली वस्तु थोड़ा सा ढक जाती है। तो इस प्रकार से इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओके, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या है, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है एनकॉस्टिक, दूसरा है कोलाज और तीसरा है ग्वास। तो ये सब क्या है भाई, इनकी अगर बात की, सबसे पहले बात करेंगे एनकॉस्टिक की। एनकॉस्टिक जो होता है आपका, एनकॉस्टिक एक प्रकार से माध्यम होता है और रंग का एक माध्यम है, और इस माध्यम में आप देखिएगा तेल रंग और मोम। तेल रंग जो तैलीय रंग होते हैं, आप देखिएगा कुछ एक जल रंग होता है, एक तेल रंग होता है। जो तेल रंग होता है और मोम, इन दोनों को जब हम मिला करके गर्म करते हैं और हल्की गर्म परत धरातल पर लगाते हैं इसकी, तो क्या होता है, इसमें शीघ्रतापूर्वक कार्य हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख करके गाढ़ा हो जाता है एनकॉस्टिक। और इन चित्रों में रंगों की जो चमक होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास करके इसीलिए एनकॉस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके रंगों की चमक क्या होती है, ज़्यादा होती है। कोलाज के बारे में टिप्पणी कह रहा, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, कोलेज। ठीक है, या कोलाज। कोलाज जो होता है कोई चित्र माध्यम नहीं होता है, ये एक चित्र बनाने का एक तरीका या प्रकार होता है कोलाज, जिसमें आप देखिएगा कागज़ का जो टुकड़ा होता है या कपड़े का कोई टुकड़ा, उसको काट करके हम आलेखन करते हैं उस पर, तो इसके साथ रंगों का भी प्रयोग हो जाता है। तेल रंग, क्रेयॉन, पेस्टल या फिर चारकोल आप जानते होंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, धरातल पर कागज़ या अन्य वस्तुएं जो होती है उसको पहले हम चिपका करके चित्र उसका बना देते हैं इस प्रकार से। और किसी भी प्रकार की सामग्री को चिपकाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है कोलाज जो होता है। ओके,
ये बात होती कोलाज की। इसके अलावा ग्वास पर टिप्पणी कैसे करेंगे आप? ग्वास के बारे में लिखिएगा। ग्वास जो होता है यह जल रंग चित्रण की एक तकनीकी होती है, जिसमें क्या होता है, जल रंगों को अपारदर्शी विधि से गोंद मिला करके प्रयोग किया जाता है, जो जल रंग होते हैं उनके बारे में। तो ग्वास जो है जल रंगों से संबंधित, जबकि कोलाज और एनकास्टिक ये तैलीय रंगों से संबंधित है। ओके, ग्वास रंगों को एक और नाम से आना था बॉडी कलर। बॉडी कलर इसे कहा जाता है, किसको? ग्वास रंगों को ही बॉडी कलर के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य विशेषता इसकी ये है कि रंगत को हल्का करके मतलब करने के लिए श्वेत द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी जल रंगों की तुलना में इसका बाह्य प्रवाह सर्वदा अलग होता है, क्योंकि इसकी प्रविधि भी क्या होती है, अलग होती है। तो ये होता है आपका ग्वास। तो इन तीनों पर आप टिप्पणी लिख दीजिए जो मैंने बताया। एक बार वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बातें घूमेंगी जरूर। अगला प्रश्न है, वर्ण को हम किस प्रकार देखते हैं? वर्ण को हम किस प्रकार देखते हैं बताने का प्रयास करिएगा। तो प्रकाश किरणों के द्वारा हमें कोई रंग दिखाई पड़ता है। तो वर्ण को हम किस प्रकार देखते हैं? जैसे जब तक अंधेरा रहता है हमको कोई वर्ण या फिर कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ता, सब कुछ काला काला दिखाई पड़ता है। हमको रंग भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं इन पर जब प्रकाश पड़ता है तो खास करके हमको वस्तुएं विजिबल हो पाती हैं। प्रकाश के द्वारा वस्तुएं हमको दिखती हैं, ठीक है, ना कि आपकी आंखों के द्वारा। होता क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर के जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है तो वो रेटिना पर जाकर, आंखों का एक भाग होता है रेटिना, उस पर जाकर के केंद्रित हो जाता है। और रेटिना का जो पिछला भाग यानी जो पार्श्व भाग होता है उसमें रोडस और कोन्स, दो छोटी छोटी तंतुएं या ग्रंथियां होती हैं, तंतु ग्रंथियां होती हैं जो चेतन हो जाती हैं, मतलब जो सुषुप्त रहती हैं वो चेतन हो जाती हैं, जाग जाती हैं। और इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है। और जैसे ही ये जागती हैं तुरंत क्या होता है, वो वस्तु हमको दिखाई पड़ने लगती है, उसी से रंग की अनुभूति होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। आप देखते हैं प्रकाश पहले आता है, वस्तुओं से टकराता है, वस्तुओं से टकरा करके उसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है, हमारी आंखों में वो प्रकीर्णन जाता है, वो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो जो है टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, रेटिना में जाती है। उसके बाद में क्या होता है, रोडस और कोन्स तंतुएं जो होती चेतन होती हैं, उसके बाद में हमको वस्तुएं विजिबल हो पाती हैं, हमको दिखाई पड़ती हैं। तो ये प्रोसेस होता है वर्ण को देखने का, ठीक है। आपने विबग्योर का नाम सुना होगा। सूर्य भगवान की जो किरणें होती हैं उनमें 7 रंग होते हैं। विबग्योर याद रखिएगा, विबग्योर देखिएगा। विबग्योर से मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, डी से क्या बनेगा आपका, विबग्योर है ना, विब ये बा होता है, ठीक, ये बात की वायलेट, इंडिगो, और बी से आपका क्या बनेगा, बी से क्या बनेगा आपका ब्लू, जी से क्या बनेगा ग्रीन, वाई से क्या बनेगा येलो, ओ से क्या बनेगा ऑरेंज, और आर से क्या बनेगा रेड। तो ये विबग्योर ध्यान रखिएगा, ये सूर्य की किरणों के रंग हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है, लोक कला एवं शास्त्रीय कला के बारे में कुछ बताएं। यानी लोक कला एवं शास्त्रीय कला आपको लिख करके ऐसे दे देगा। आपसे हो सकता है कि वो लोक कला ही लिख करके पूछे, लोक कला से आप क्या समझते हैं, लोक कला का अर्थ या शास्त्रीय कला। तो शास्त्रीय कला या लोक कला की अगर बात की, लोक कला जो होता है इसकी परिभाषा को देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक कला की परिभाषा को देते हुए कि लोक शब्द का अर्थ जनपद अथवा ग्राम समुदाय नहीं होता है, वरन वह समूची जनता होती है। लोक का मतलब जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है और जो सरल एवं आकृतिम जीवन की अभ्यस्त हैं, वो होता है आपका लोक। इसके अलावा कैरल सुरेक महोदय कहते हैं लोक कला की परिभाषा को देते हुए कि इसकी खोज यूरोप में जोसेफ ने की। किसकी, लोक कला की। लोक कला की खोज किसने करी, ऐसा कौन मानता है, कैरल सुरेक मानते हैं कि इसकी खोज यूरोप में जोसेफ ने की। वास्तव में लोक कला का जन्म मानव
में कला की सृजनात्मकता या सृजनात्मक जो प्रवृत्ति होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, उसके विकास के साथ ही दिखाई देने लगता है। और घरों की भित्तियाँ, द्वार, आंगन आदि की सज्जा से इस प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है लोक कलाओं का। शास्त्रीय कला की अगर बात की है, शास्त्रीय कला जो होता है किसी समाज अथवा समूह की ऐसी कला जिसकी कुछ उन्नत निजी विशेषताएं होती है, जन संस्कृति द्वारा स्वीकृत होकर के एक परंपरा का निर्माण करती हैं शास्त्रीय कलाएं। और शास्त्रीय कला के अंतर्गत आप देखिए जैसे कि यूरोप में ग्रीक कला हो गई, इसके अलावा रोम की कला हो गई, या फिर भारत की बात की तो बौद्धकालीन कलाएं हो गई, ये सब शास्त्रीय कला है। ओके, तो बौद्धकालीन कलाएं, रोम की कला, ग्रीक कला, यूरोपीय ग्रीक कला, तो ये सब कैसी कलाएं, ये सब जो है शास्त्रीय कलाएं हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चाक्षुष कलाएं किसे कहते हैं। चाक्षुष कलाएं किसे कहते हैं भैया, चाक्षुष कलाएं। चाक्षुष शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। चाक्षुष शब्द का अर्थ होता है नेत्रों से संबंधित होता है, इसका अर्थ चाक्षुष माने। ओके, यानी कि ऐसी कलाएं जिन्हें दर्शक नेत्रों से देख करके अनुभव करते हैं, उसको हम चाक्षुष कहते हैं। ऐसी कला जिसको देखने के बाद में लोग आंखों से देख सके, इस प्रकार की कला को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की कला को चाक्षुष कलाएं कहते हैं। चाक्षुष कलाओं के अंतर्गत आप देखिएगा, वैसे तो ऐसी बहुत सी कलाएं आती हैं जिनका आस्वादन नेत्र करते हैं, जैसे कि चित्र, मूर्ति, नृत्य आदि, परंतु इन सभी की मान्यताओं पर मनन करने पर मात्र चित्रकला, चाक्षुष कलाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चित्रकला आती है, इसके अलावा मूर्ति कला भी इसमें आती है, इसके अलावा वास्तुकला भी इसमें आ सकती है। ठीक है, क्या क्या बताया, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला, ये चाक्षुष कलाओं में आती हैं। ओके, और जो एकीभूत होकर के प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तो ये मनुष्य को दिखाई पड़ती है, ये होती चाक्षुष कलाएं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं भाई, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से, पीला, नीला, लाल। पीला, नीला, लाल जो है प्राथमिक रंग है। पृथ्वी से पीला रंग मिलता है, किससे, पृथ्वी से किस कौन सा रंग मिलता है, पीला रंग किससे मिलता है, पृथ्वी से। ठीक है, आसमान से नीला रंग मिलता है, ये सब प्राथमिक कलर है। ठीक है, नीला रंग होता है आसमान से मिलता है। इसके अलावा बचता है आपको कौन सा, लाल रंग। लाल रंग जो होता है सूर्य से मिलता है। तो इस प्रकार से 3 रंग है जो कि जिसके स्रोत भी मैंने बता दिया, लाल रंग सूर्य से, पीला रंग किससे मिलता है, पीला रंग पृथ्वी से, नीला रंग किससे मिलता है, आसमान से। तो ये 3 कलर होते हैं जो कि प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, पीला, नीला, लाल, या लाल, पीला, नीला। ओके, इन 3 रंगों के मिश्रण से जो है तमाम सारे रंग बने, लगभग अनगिनत रंगों का निर्माण किया गया है। तो मुख्य रूप से 3 ही कलर हैं, नीला, पीला और लाल, इनसे बहुत सारे कलर आप बना सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वैंडल गार्ड क्या है। वैंडल गार्ड क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। वैंडल गार्ड क्या है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वैंडल गार्ड की बात की जाए तो वैंडल गार्ड जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैलिफोर्निया की रन गार्ड प्रोडक्ट्स कंपनी है। कौन सी कंपनी है, रन गार्ड प्रोडक्ट्स कंपनी, ये कैलिफोर्निया में है। और उसने इस सॉल्यूशन को या ये जो है वैंडल गार्ड सॉल्यूशन को बनाया, जिसकी परत जो है क्या है, भित्ति चित्रों के ऊपर लगा दी जाती है। एक प्रकार का रसायन है ये वैंडल गार्ड, जिस पर ना आग का प्रभाव होता है और ना ही जल का प्रभाव होता है। एक प्रकार का आवरण चित्र के ऊपर बना कर यह ऊपर उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये होता है आपका वैंडल गार्ड। ओके, तो वैंडल गार्ड समझ में आ गई आपकी बातें, वैंडल गार्ड क्या होता है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, जो है सडंग क्या होता है या फिर खड़ंग। सडंग माने होता है 6 अंग। 6 अंग क्या होता है भाई, तो एक सडंग के बारे में अगर बात की जाए तो ये कलाओं से संबंधित है। ठीक है, 6 भेद होते हैं किसके, चित्र के। कौन कौन से, ये पहली बात बता दूं आपको, वैसे तो भेद होते हैं, पहला रूप भेद, दूसरा प्रमाण भेद, प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, 5वां सादृश्य, 6वां वर्ण का भंग। ये 6 भेद ही सडंग के नाम से जाने जाते हैं। वात्स्यायन के द्वारा जो रचित है कामसूत्र, वात्स्यायन की मुनि जो हैं इनके द्वारा रचित कौन सा रचना है, कामसूत्र। उसके प्रथम अधिकरण 3 अध्याय को टीका जय मंगला में यशोधर पंडित ने
लिखा है और 6 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है आपका, पहला भेद कौन सा भाई? पहला भेद है रूप भेद। पहला भेद कौन सा है? रूप भेद। दूसरा भेद कौन सा है? प्रमाण। तीसरा भेद कौन सा है? भाव। चौथा भेद कौन सा है आपका? लावण्य योजना। पांचवा भेद कौन सा है? सादृश्य। छठवां भेद कौन सा है? वर्णिका भंग। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। इसको लेकर के एक श्लोक भी है, वात्स्यायन का जो काम सूत्र है उसमें एक श्लोक वर्णित है इन षडंगों के बारे में। लिखा है कि रूप भेदा प्रमाणानि, क्या? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगः इति चित्र षडंगकम। यानी चित्रों के 6 अंग होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना और बड़े विस्तार से समझने का प्रयास किया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आने वाले समय में हम और बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक किया, शेयर किया और सभी दोस्तों के पास, तो मैं जल्द ही इस पर और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फुल रिवीजन के तौर पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। या फिर आप कहिएगा तो मैं महासंग्राम वीडियो इसकी भी ला दूंगा। आपका 30 तक एग्जाम है शायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा और मैं वो भी बना दूंगा, तो उसमें भी चीज़ें आपके समझ आ जाएंगी। अब या फिर दूसरा मॉडल पर एक और दे दूंगा आपका आते आते। ओके, 200 शब्दों में लिखना है। खंड बाद से प्रश्नों को, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि कला की मुख्य परिभाषाएं कौन सी हैं? वैसे परिभाषाओं को जान लेते एक बार हम थोड़ा सा। विद्वानों द्वारा समय समय पर कला की अनेक परिभाषाएं दी जाती रही हैं। देखिए विद्वानों के द्वारा कला की क्या क्या परिभाषा एक बार जान लो। पहली परिभाषा दी है किसने? शिवसूत्र जो है विमर्शनी में दिया है परिभाषा की, इसकी कला की परिभाषा क्या है? वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है। क्या? वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता क्या है? कला है। ऐसा किसने कहा था? शिवसूत्र विमर्शनी में कहा गया। दूसरा परिभाषा इसकी है, एक साहित्यिक उक्ति है कि प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। क्या? प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही क्या है? कला है। तीसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। वो कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या? कला में मनुष्य अपनी क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, काव्य और कला इनका एक रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसमें कहते हैं कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है वही कला है। ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अगले विद्वान है आपके प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कला सत्य की अनुकृति है। क्या कहते हैं प्लेटो? कला जो होती सत्य की अनुकृति है। एरिस्टोटल यानी अरस्तु कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि कला अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरण योग्य है कला। ओके, इसके अलावा जो है शोपेनहावर कहते हैं कि सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। सृष्टि क्या है? एक दिव्य रचना है। कला क्या है? पवित्रता की अभिव्यक्ति है। ओके, इसके अलावा जो है क्रोंचे महोदय, बेनिदीतो क्रोंचे इटालियन दार्शनिक हैं, ये कहते हैं कि कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। तो कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। इसके अलावा रास्किन महोदय कहते हैं कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आहाद की अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। दूसरे का प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है आपके समक्ष, कला में रेखा चित्रण का महत्व बताइए। कला में रेखा चित्रण का महत्व बताइए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। रेखा चित्रों का बड़ा महत्व होता है कला में। चलिए जान ही लेते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आपका आज की वीडियो में हम 10 मतलब 8 जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेंगे इसी बहाने। चलिए हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो कला में रेखा चित्रण का महत्व क्या है? तो आप देखते होंगे कि आप देखिए बड़े ध्यान से इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करिएगा। मनुष्य जो होता है उसके विचारों को चित्रकला के तत्व दृश्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने में मदद करते हैं और उसी में से एक रेखा होती है। रेखाओं के माध्यम से ही कला बनाई जाती है। तो रेखाओं का क्या महत्व है? और जो कला होती है इसके व्यक्ति को संयोजित ढंग से प्रस्तुत करने में कला के जो तत्व होते हैं, जिनमें कला की तत्व ही रेखा है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलाकृति इन तत्वों की संयोजनात्मक रूप व्यवस्थित होती है या व्यवस्था होती है, संयोज मतलब कि
संयोगात्मक रूप से आप देखिएगा, संयोजनात्मक रूप से एक व्यवस्था होती है, वही कला होती है। और इस संयोजन को आकर्षक बनाने में कुछ तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन्हें चित्रकला के मूल तत्व भी कहा जाता है, जिनमें रेखा चित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन्स इन द आर्ट या फिर इन आर्ट, तो समझते हैं भाई। कला जो होता है, कला सृजन में चित्रकला के तत्व रेखा दृश्य अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सरल एवं महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। रेखा को हम चित्रकार के भावों के अभिव्यक्ति का प्राचीनतम आधार भी मान सकते हैं। यह दृश्य संप्रेषण को प्राथमिक साधन है। यह दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई बिंदु है एवं रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच का विस्तार होता है। कोई दो बिंदु है, इसके बीच एक रेखा, वही क्या होती है, वही आपकी रेखा हो गई। इसके बीच की जो लाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। कई बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। किसी भी चित्र में रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है और वह रूप भी अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करता है। तो कहीं ना कहीं पे रेखा जो होता है ये इसका क्या है, अभिन्न अंग है, अभिन्न तत्व है। किसका किसका भाई अभिन्न तत्व है, कला का। ओके, चौथा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। चौथा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सादृश्य पर टिप्पणी लिखिए। सादृश्य क्या होता है भाई, आप देखिएगा, सादृश्य माने कि जो चीज़ें बनाई जा रही हैं कैसी बनाई जाती है, कला क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं। तो वस्तु की जो बाह्य आकृति होती है उसकी अपेक्षा उसके स्वभाव का अंकन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, खास करके कला में। जिससे क्या होता है, भावगम्य सादृश्य होता है। भावगम्य सादृश्य किसे कहा जाता है, तो वही आपसे पूछा गया। तो भावगम्य सादृश्य या सादृश्य मतलब होता है कि जब कला की बाह्य आकृतियों के अलावा आप क्या करें, उसका जो स्वभाव है, उसके जो भाव हैं उसका भी अंकन करें। ओके, तो भाव साम्य या भावगम्य सादृश्य हेतु प्राकृतिक उपमानों का सहारा लिया जाता है। प्राकृतिक जो उपमान होते हैं उनका सहारा लिया जाता है। ओके, और भारतीय कला में शरीर रचना हेतु प्रधानता तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। शरीर बनाई जाती तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि पुरुष की भौं बनानी हुई, तो पुरुष की भौं आप देखिएगा नीली पत्ती मतलब नीम की जो पत्ती होती है उसके समान बनाते हैं। ठीक, स्त्री की भौं जब हम लोग बनाते हैं तो धनुष के समान बनाते हैं। अधर जब बनाते तो अधर पल्लव के समान बनाते हैं। कान बनाते तो गिद्धाकृति के समान बनाते हैं। ठीक, और इसके अलावा स्थिर मुख अगर बनाते तो अंडाकृति के समान बनाते हैं। चंचल मुख अगर बनाना हुआ तो पानाकृति के समान बनाते हैं, पान की भांति। भोले नेत्र बनाने हुए तो मृग नयन के समान बनाते हैं। प्रसन्न नेत्र तो खंजन पक्षी के समान। बिलासी नेत्र तो परवर की फाँक के समान। टोड़ी आम की गुठली के समान बनाई जाती है। ठीक है, आम का गुठली होते नहीं, उसी की तरह आपकी अपनी टोड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा कंठ जो होता है शंख के मुख के समान होता है अपना कंठ। और स्त्री की जो कमर होती है वो डमरू के समान बनाई जाती है। किसके समान, डमरू के समान। डमरू ने आप लोगों ने देखा है, डमरू देखा है, ऊपर का क्या होता है, चौड़ा होता है, फिर नीचे का इस प्रकार से डमरू होता है। स्त्रियों के शरीर भी ऐसे ही होती है, आप लोगों को देखा होगा, ऐसी होती है ना। ऊपर थोड़ा सा भाग, ये देखिए ये वाला भाग क्या होता है, थोड़ा सा फैला हुआ होता है। नीचे का ये भाग थोड़ा सा फैला होता है। बीच का भाग क्या होता है, थोड़ा सा दबा होता है। तो इन सभी चीज़ों को कहाँ से लिया गया, जैसे कि आप देखिएगा जो है डमरू के समान बनाई जाती है। पुरुष की जो कमर होती है सिंह के समान बनाई जाती है। सिंह के समान आप देखते हैं पुरुष की कमर एकदम से पतली सी कमर होगी। ओके, और सीना मतलब छाती थोड़ी चौड़ी होगी, ये चीज़ होती है। पुरुष कैसी होती है, ये यहीं तक रुक जाती है ये। ठीक, इतने पे ये। ठीक, और जो पुरुष के कंधे होते हैं वो हाथी के समान, यानी गज की जो मस्तक होती है उसके समान बनाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप देखिएगा कि भारतीय कला हूबहू यथार्थ प्रकृति के समान ना होकर के गुणों तथा भाव पर भी आधारित होती है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं जिसको हम सादृश्य कहते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आप देखिएगा आप सभी लोग,
5वां प्रश्न, संयोजन किसे कहते हैं, इसके सिद्धांतों के नाम बताइए। संयोजन किसे कहते हैं, इसके सिद्धांतों के नाम बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संयोजन क्या है, संयोजन क्या है भाई, संयोजन किसे कहते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। संयोजन किसे कहते हैं, संयोजन किसे कहते हैं, इसके सिद्धांतों के नाम लिखिए। संयोजन जो होता है, संयोजन की बात की जाए तो जब कलाकार, आप लिखिएगा कि जब कलाकार चित्र के तत्वों, रेखा, रूप, रंग, तान, इन सभी को ध्यान में रख करके सुनियोजित व कलात्मक रूप से प्रयोग करके अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति चित्र रूप में करता है तो यह संयोजन कहलाता है। यानी जितने भी कला के तत्व हैं, कला के तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कला के सभी तत्वों को उचित स्थान देते हुए, उन तत्वों को विशेष ध्यान रखते हुए जब हम कोई कलाकृति का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ताकि क्या हुआ है, सभी तत्वों का संयोजन कला में सही तरीके से कर दिया गया है। ये होता है कला का संयोजन। ओके, ये बात क्लियर हुई। और संयोजन को आप देखिएगा, संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोजन या प्रयोग संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। और संयोजन के मुख्य रूप से 6 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत हैं संयोजन के, संयोजन के 6 सिद्धांत है भैया। कौन कौन सिद्धांत है, संयोजन का पहला सिद्धांत है सहयोग। पहला सिद्धांत क्या है, सहयोग। दूसरा सिद्धांत कौन सा है, सामंजस्य। तीसरा सिद्धांत कौन सा है, संतुलन। चौथा कौन सा है, प्रभाविता। पांचवा संतुलन कौन सा आपका, सामंजस्य है। पांचवा संयोजन क्या है भाई, पांचवा संयोजन है आपका प्रभाविता हो गया। पांचवा आपका पड़ेगा प्रवाह और छठवा पड़ेगा प्रमाण। ओके, तो इस प्रकार से ये आपके 6 सिद्धांत है किसके, संयोजन के। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ संयोजन के बारे में, आपकी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रभाविता क्या होता है, प्रभाविता है क्या भाई, प्रभाविता जो होते हैं, प्रभाविता की बात की तो वैसे प्रभाविता जो होती है ये संयोजन का एक सिद्धांत होता है। संयोजन का सिद्धांत क्या, प्रभाविता, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह और प्रमाण, ये 6 सिद्धांत होते हैं। ओके, ये बात है। तो प्रभाविता के बारे में आपसे पूछ रहा, प्रभाविता क्या होती है। ओके, समझते हैं प्रभाविता के बारे में। प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें जो देखने वाले होते हैं या दर्शक होते हैं उनकी दृष्टि सबसे पहले मुख्य आकर्षण या आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है, उसके बाद अन्य आकृतियों पर विचरण या फिर संपूर्ण चित्र का रसास्वादन करती है। ये होता है आपका प्रभाविता। यानी कि कोई ऐसी चीज़ चित्र में ही आप देखिएगा जो कि लोगों को प्रभावित करे, कि लोग देखें तो सबसे पहली नज़र उसकी उसी पर जाए। मैं कहता हूँ प्रभाविता के हिसाब से, प्रभाविता के सिद्धांत के हिसाब से ही मैं बताता हूँ कि जब भी आप कॉपी लिखें तो कुछ अंडरलाइन करके लिखें, ताकि एग्जामिनर की निगाह कहाँ पर जाएगी, उस अंडरलाइन वाले शब्द पर जाएगी। तो प्रभाविता क्या होती है, जो अंडरलाइन चीज़ें होती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि चित्र में सबसे अव्वल दिख रही हैं, सबसे नंबर 1 दिख रही हैं, जो कि प्रभावित कर रही हमारे मनोभावों को, और सबसे पहले वहीं पर जाए, बाकी जो बात उन पर बाद में जाए। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छाइयों पर ध्यान जाए, बुराइयों पर ध्यान ना जाए, ये होती प्रभाविता। ओके, तो प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया गया था। जैसे अजंता का जो गुफा है उसमें आप देखिएगा पद्ममणि बोधिसत्व, मार विजय, राहुल समर्पण तथा बाघ के समूह जो है नर्तक, इसके अलावा चित्रों में प्रभाविता के सिद्धांत आप देखिएगा। इन सभी चित्रों में जो समूह नर्तक का चित्र है या बाघ का चित्र है, इसके अलावा राहुल समर्पण, मार विजय, प्रमाणी, बोधिसत्व, इन सभी चित्रों में प्रभाविता के सिद्धांत आप देख सकते हो। और दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम केंद्रित आकृति पर हो जाती है, साथ ही इससे चित्र में नीरसता भी समाप्त होकर के आकृतियों में सहजता आती है। प्राचीन तथा परंपरागत चित्रों में कलाकारों के विविध प्रकार से इस नियम का पालन किया गया है। तो ये होती है एक प्रकार से प्रभाविता। तो कहीं मुख्य आकृति को केंद्र में तथा अन्य आकृतियों को उसके चारों ओर बनाया गया है, कहीं मुख्य आकृति को एक ओर तथा अन्य आकृतियों को विपरीत दिशा में बनाया गया है,
कहीं विपरीत रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं प्रमाण के नियमों को नकार कर देवता अथवा महान व्यक्तियों आदि को आकार में बड़ा बनाया गया है तथा उनके सिर के पीछे प्रभामंडल दर्शाया गया है। जैसे आप देखते हैं प्रभामंडल मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप देवी देवता का जो है देखे होंगे तो उनके पीछे एक चक्र नाचता रहता है, उसी को कहते हैं प्रभामंडल। यानी आप देखते हैं सूर्य भगवान के जैसा देखिए पीछे, जैसे कि उसके सर कोई बनाए, कोई सर है तो उनके सर के पीछे आप देखिएगा ऐसे ऐसे पीले पीले कलर का इस प्रकार से चक्र की भांति से घूमता रहता है, ये उनका शरीर है। ठीक है, इनके पीछे इस प्रकार से घूमता रहता है, बड़े बड़े जो देवता होते हैं तो वो विशेष व्यक्ति हैं, तो ये प्रभावित करने वाले। तो किसी किसी बीच में रहेंगे, उनके पीछे अगर ये बना दिया प्रभामंडल बना दिया गया, या उनका इसे सबका कलर हरा बनाया गया सभी व्यक्तियों का, किसी को लाल कपड़े पहना दिया गया तो सबसे अलग दिखेगा, तो प्रभाविता होगी। इसी प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें, जैसे कि आपने सारी चीज़ों को लाल कलर में किया है, कोई एक नीला में बीच में कर देंगे तो प्रभाविता हो जाएगी। ठीक, तो इसी को कहते हैं प्रभाविता। इससे क्या होता है, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। ठीक, लोगों को चित्र प्रभावित करता है, तो ये प्रभामंडल दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो है इन कलाकारों ने मुख्य आकृति में अन्य आकृतियों की तुलना में प्रखर रंगों को लगाया है तथा उनके विवरणों को भी सूक्ष्मता से दर्शाया है। जिस प्रकार आप देखिएगा आकार को बड़ा बना करके उसमें अधिक भार की सृष्टि की जाती है, ठीक उसी प्रकार से कभी कभी मुख्य आकृति को अलंकृत करके भी प्रभाविता के सिद्धांत का पालन कलाकार करता है कि चेहरे को खूब अच्छा बना देता है और शरीर उतनी अच्छी ध्यान नहीं देता। तो पहले चेहरे पर ही निगाह जाती सभी व्यक्तियों की, तो चेहरा ही अच्छा बना देता है, बाकी पर निगाह नहीं गई, वहीं से डन कर दिया लोगों ने। ये होता है प्रभाविता। ठीक, क्लियर हो गई बातें। प्रभाविता तो आपकी समझ में आ गई कि चीज़ें होती क्या प्रभाविता। ओके, सातवां प्रश्न आप देखिएगा। सातवां प्रश्न है संतुलन के विभिन्न प्रकार बताइए। संतुलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से भाई समझते हैं। संतुलन के प्रकार। ओके, संतुलन की अगर बात की जाए, संतुलन जो होता है, संतुलन का तात्पर्य साम्य, तुलाभार, समतोल, सममिति, प्रतिभार, तराजू, इन सभी से हम संतुलन का तात्पर्य लगाते हैं। वह संतुलन अलग अलग तरीके से होता है। संतुलन की कई भेद भी होते हैं। क्या पूछा गया, प्रकार पूछा गया है। संतुलन मुख्य रूप से आप देखिएगा संतुलन कई प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है आपका आकृति संतुलन, यानी कि आकृति भार, बैलेंस इन फॉर्म। ओके, तो आकृतियों में उनके आकार के अनुसार ही भार दिया जाता है कि हाँ किस आकार के, उसी हिसाब से जितने आकार के होंगे उसी आकार का उनका भार दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। ओके, इसके अलावा आप देखिएगा जो है बड़ी आकृतियों में भार ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि कोई बड़ी चित्र बनाया गया, बड़ा आकार बनाया गया तो उसका भार भी ज़्यादा बताया जाएगा, जबकि छोटी में कम। सरल और सजावटी आकृति में सजावटी अलंकृत आकृतियाँ जो होती हैं अधिक लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सरल आकृतियाँ कम भार वाली होती हैं। तो ये कई प्रकार की चीज़, जैसे आप देखते हैं बड़ी मूर्ति का दाम ज़्यादा होता है, छोटी मूर्ति का दाम कम होता है, तो ये सब आकृतियाँ होती हैं। ओके, ये बात क्लियर होती है। तो ये एक तो आकृति संतुलन यानी आकृति भार के हिसाब से। दूसरा जो संतुलन होता है वो कौन सा होता है, आकृति भार संतुलन। आकृति भार का सिद्धांत, आकृति भार का जो सिद्धांत होता है, आकृति जिस बिंदु पर खड़ी हो जाती है जिससे दोनों ओर उसका भार बराबर हो जाता है, आकृति गिरती हुई सी प्रतीत होती है, वो आकृति भार का सिद्धांत कहता है कि जब आकृति क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से खड़ी हो जाए। यानी कि जैसे आप तराजू तोल रहे हैं तो कांटा एकदम से बराबर हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को आकृति भार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अगला जो होता है संतुलन का प्रकार वो होता है वर्ण संतुलन, यानी वर्ण का भार। ठीक, यानी जो कलर बैलेंस होता है, चित्रों में कलर बैलेंस मेंटेन किया जाए, यानी वर्ण का भार या संतुलन उसकी रंग या फिर उसके ठंडे गर्म प्रभाव के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जाता है। वर्ण का संतुलन विरोधी वर्णों से होता है, जैसे पीले का नीले या बैगनी और लाल का संतुलन हरे से होता है। जैसे अगर पीला आपने कहीं पर रंगा तो नीला या बैगनी उसके बगल में होना चाहिए, संतुलन होगा तभी। इसके अलावा लाल कलर है तो उसका संतुलन हरे से होगा। गर्म रंगों की आकर्षण शक्ति अधिक होने से उनमें अधिक भार होता है, जबकि ठंडे रंग जो होते हैं वो हल्के होते हैं। वर्ण की सघनता भी उसके भार को भी प्रभावित करती है।
और इस प्रकार से आप देखिएगा कि वर्ण संतुलन भी होता है। तो ये वर्ण संतुलन, ये तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार आपका कौन सा हो जाता है? तान संतुलन, यानी तान का भार, ठीक, जो टोन होता है उसका बैलेंस। तो अधिक प्रकाश वाले तथा हल्के रंगों के बलों की मात्रा अधिक होने से चित्र में हल्कापन आता है। वे कम भार युक्त एवं सुकून देने वाले होते हैं, जबकि अंधकार एवं गहरे गहरे बल वाले जो अधिक भार युक्त दिखाई पड़ते हैं। तो इसी गहरी तानों को या गहरे बल वाले रंगों का प्रयोग सीमित क्षेत्रों में करना चाहिए। दूसरी बात, तान संतुलन में तान का शक्तिशाली विरोधाभास ज़्यादा आकर्षक होता है, जबकि एक जैसे बलों वाली तानों में आकर्षण ना के बराबर होता है। इस प्रकार से आप देख, तान मतलब होता है जैसे कि जो डैश आप लगाते हो, जैसे कि मान लेते 2 चित्र मैं बना दे रहा हूँ, एक चित्र ये, एक चित्र ये। तो तान जो होता है जैसे कि खूब गाढ़ा कर देंगे ये शेडिंग टाइप का ये, ठीक है, एक जैसे ये एक तान ये होता है ऐसे डायरेक्ट हल्का। तो ये देखिए दोनों में अंतर आपको दिखेगा। तो ये होता है आपका, ये भी एक संतुलन होता है। इसको भी बनाए रखें, ना तो ज़्यादा इस तरीके से हो ना ज़्यादा इस तरीके से हो, मध्यम बनाए रखें, ओके। और पांचवा जो संतुलन का प्रकार होता है कौन सा होता है? जो है वयन, या फिर जिसी को हम पोत कहते हैं। तो ये सब क्या होता है? पोत और तान, ये सब तत्व होते हैं कला के, ओके। तो मैंने आपको बताया वयन या फिर जो पोत होता है इसका भी संतुलन, ये भी एक प्रकार का संतुलन होता है। टेक्सचर जिसको कहते हैं, पोत को टेक्सचर अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब भी किसी भी कलाकृति की चित्र आकृतियों में उचित मात्रा में वयन का यानी कि पोत का अंकन किया जाना चाहिए। जिन आकृतियों में जितना बल देना है उसी के अनुसार उसकी वयन दिखानी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, जितना बल हो उसी हिसाब से सारी चीज़ें, मतलब कि इक्वल एकदम से उसके संतुलन की चीज़ें की जाएँ जैसा वो है एक्चुअली में। तो ये चीज़ ये होती है आपके संतुलन के, संतुलन 5 प्रकार का। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामंजस्य से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है? सामंजस्य से आप क्या समझते हैं? सामंजस्य क्या होता है भाई? आइए जानते थोड़ा सा सामंजस्य के बारे में। सामंजस्य जो होता है ये बड़ा फेमस शब्द है, और सामंजस्य जो होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये भी आप जान लीजिएगा। अगर नहीं बताया तो सामंजस्य पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि सामंजस्य से आप क्या समझते हैं, खास करके आपके बारे में पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले आप सामंजस्य का, जब भी आपसे किसी टॉपिक में ऐसा पूछे कि इसका आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का अर्थ लिखिएगा, उसके बाद में उसके परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद में फिर उसकी व्याख्या वगैरह जो कुछ होगा उसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है। ये होता है लिखने का शैली। तो सामंजस्य की बात की जाए तो सामंजस्य का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ जो है हारमोनी जिसको कहते हैं, उसी को सामंजस्य कहते हैं हिंदी में। सामंजस्य का तात्पर्य सिंपल सा है, समन्वय या तालमेल, ठीक है, उसी को सामंजस्य कहते हैं। सादृश्य, संगति, सुमेल, समता, मैत्री, सामान्य, सुसंगति, समानता, स्वरता, एकता, इन सभी के अर्थ में इसका संदर्भ ले आता है किसका? सामंजस्य का। सामंजस्य के कई सारे अर्थक शब्द मान सकते हो आप, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। सामंजस्य की परिभाषा की अगर बात की जाए, सामंजस्य की परिभाषा, तो सामंजस्य चित्रकला सृजन का वह सिद्धांत होता है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व जैसे कि रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, इसके अलावा तान, पोत, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये सारे के सारे जो 6 तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व हैं? 6, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये 6 तत्व होते हैं कला के। ये 6 के 6 तत्व एक दूसरे से मेल खाते हुए प्रतीत होते हैं, वही होता है आपका सामंजस्य। सामंजस्य इन सभी यानी रेखा कितनी रखनी, कितना रूप उसका होना चाहिए, कितना, कौन सा रंग, कौन सा तान, पोत, कितना अंतराल कैसा चित्रों के बीच, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही एक अच्छा चित्र बनाया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से सामंजस्य होता है इसी को, यानी कि इन सभी में जो कला के तत्व हैं इनमें तालमेल बनाए रखना ही क्या कहलाता है? सामंजस्य कहलाता है, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। जो है व्याख्या में आप लिख सकते हो कि जब किसी कला समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य से बंधे होते हैं तो यह सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है। और जब इन अंगों को एक प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जावें तो सामंजस्य चयन के साथ साथ
सामंजस्य व्यवस्था भी होती है। आप देखिएगा सादृश्य भाव किसी सीमा तक रहे हों, चित्त विशेष का विषय कुछ भी हो, परंतु विरोधाभास यदि मात्र आकर्षण के लिए है तो यह उचित है कि अन्यथा वह सामंजस्य के लिए घातक हो सकता है। ओके, तो अनुभव यह बताता है कि चित्र में समष्टि या समाविष्ट बड़ी वस्तुओं में किसी प्रकार का सादृश्य रहना चाहिए, जबकि छोटी वस्तुओं में परिवर्तन के लिए विरोधाभास का पुट दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहना चाहूँ इसको, सामंजस्य एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो कला के तत्व होते हैं उनमें आपस में तालमेल बनाया जाता है। ठीक है, सामंजस्य बनाया तो वही सामंजस्य होता है। 9वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। 9वां प्रश्न क्या है भाई? रूप और अंतराल में क्या संबंध है? आपसे क्या पूछा, रूप और अंतराल में क्या संबंध है? तो रूप क्या होता है और अंतराल क्या होता है, ये समझते हैं हम थोड़ा सा। तो कलाकार का अंतराल कितना बड़ा है उसी के माप के अनुसार, उसके रूप के अनुसार ही निर्माण होता है। तो अंतराल कितना बड़ा होगा किसी चित्र का, तो उसी के रूप के अनुसार ही जो है निर्माण होता है कि कितना अंतराल होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, मैं एक चित्र आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक चित्र ये देखिएगा, मैंने बनाया और एक मैंने इसमें डिब्बा खींच दिया बीच में छोटा सा। ठीक, तो ये जो चित्र है ये ना क्या है, ये इसका रूप ना तो ज़्यादा छोटा मतलब कि होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आप जो है ये देख रहे हो कि ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये तो आप एक प्रकार सही तरीके से नहीं मान सकते हो। इसके अलावा आप देखिएगा 3:5 के अनुपात में अगर होना चाहिए। आप देखिए 3:5 का अनुपात क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र मान लो ये, ठीक, इसके बाद में ये सही लग रहा है अब आपका। ठीक है, ये छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, ये मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें देखिए दोनों डिब्बे एक प्रकार से लग रहे हैं कि हाँ ये ऐसा लग रहा है ना, एक प्रकार से प्रतीत हो रहा है निकल रहा बाहर। ये ऊपर ऐसे से खींच दो तो एक प्रकार से लग रहा है कि दरवाज़ा हो गया, मकान हो गया कोई घर में जाने का। ठीक है, ये चीज़ इसी प्रकार से आप देखिएगा और भी तमाम सारे चित्र हैं। जैसे कि मैं अगर बता दूं, ये चित्र बना दिया मैंने, ठीक है, इसमें बीच में मैंने रख दिया, बीच में नहीं रखा। ठीक है, इसको मैंने क्या रखा, बीच में नहीं रखा। चित्र मैंने बनाया, मान लेते हैं ये वाला, ये हटाओ, मैं एक बार चित्र से ही दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने बनाया और मैंने क्या कर दिया, इसके इस साइड में क्या कर दिया, एक वृत्त रख दिया। ये चित्र आप देखो, इसके बगल में मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ आपके समक्ष। ये चित्र आप देखो, यहाँ पर मैंने इसको रखा। ओके, और एक चित्र मैं यहीं पर और बनाता हूँ। इसमें देखो, ठीक, कौन सा आपको ठीक लग रहा है इनमें से? तो जो ये वाला है और ये वाला है, इसमें आप देखिए तारतम्य नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या नहीं मिल पा रहा, तारतम्य। और जब आप ये वाला देखते हो, इसमें आप देखिए प्रभावशाली है इन दोनों की अपेक्षा में, क्योंकि इसका यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं पे दूरी समान दूरी पर है। यहाँ पर दूरी थोड़ा सा कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है इसमें। ठीक, इसमें भी आप देखिएगा ना बीच में है। तो इस प्रकार से क्या हो कि तारतम्य बना हो, हर चीज़ में क्या हो, तालमेल बना होना चाहिए। तो ये होता है रूप और आकार। रूप के हिसाब से ही उसका आकार दिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है रूप और आकार। ठीक है,
अंतराल आप देखते हैं जब भी अंतराल के बारे में, तो जो है अंतराल से चित्र कितने अंतराल में बनाना है। अंतराल माने होता है कि एक चित्र से दूसरे चित्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को अंतराल कहते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के चित्र बनाते समय तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन्हीं सब चीज़ों से प्रश्न आपके आते हैं। तो इतना प्रश्न मैंने बता दिया, तो आप आसानी से इन सभी चीज़ों को करने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अब आपके तो यहाँ पर लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंड सा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, और 2 प्रश्न ही करने हैं। ठीक, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न 10 नंबर वाले प्रश्न हैं ये। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, तेल रंग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तेल रंग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा गया कि तेल रंग जो होता है वो क्या होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपको थोड़ा सा चौंकाएंगे, डर लगेगा आपको, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। तेल रंग, जल रंग, ये सब आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, पढ़ जरूर लीजिएगा सभी को। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। तेल रंग के बारे में आपको पता ही होगा। तेल रंग में आप देखिए जैसे कि फ्राटेज हो गया, ब्रोकन कलर हो गया, कुलाज हो गया, ग्वास हो गया, एक्रेलिक हो गया, इनकास्टिक हो गया, टेम्परा हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब तेल रंग ही तो हैं। ओके, ये क्लियर होगी बातें। ये होता है आपका तेल रंग। इसके अलावा अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है कि कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी व्यापकता बहुत अधिक है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तान की परिभाषा दीजिए, इसके भावात्मक एवं तथा कलात्मक पक्ष बताइए। ये तान जो है क्या है, ये कला का एक तत्व है। इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न है, रंगों का चयन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर पढ़िएगा। वहीं अगला प्रश्न आप देखिए 14वां नंबर प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं, रेखांकन के विभिन्न प्रकारों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो रेखा के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। उस रेखा के बारे में नहीं जो हीरोइन या फिर ऐसी रेखा नहीं जो कि आपके गली पड़ोस में कोई रहती है, आप उस रेखा पर पहुँच चुके हैं, उस रेखा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसका रेखा नाम होगा उससे मैं माफ़ी चाहूँगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें यहाँ पर रेखा की बात की जा रही है, कौन सी, जो लाइन वाली रेखा होती है, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इसको हम रेखा कहते हैं। 2 बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, ये भी एक रेखा हो गई। इसके अलावा ये भी एक रेखा होती है, ठीक, ये भी एक रेखा का ही कार्य कर रही है। ठीक, ये सब क्या होती है, रेखा होती है। तो रेखा किसे कहते हैं, रेखांकन के विभिन्न प्रकार, किस प्रकार से हम रेखांकन करते हैं उसको बताना है, और रेखांकन का क्या प्रभाव होता है इसका वर्णन भी करना है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है 500 शब्दों में। ओके, इनमें से केवल 2 प्रश्न छांटने हैं। एग्जाम में आपको केवल 4 प्रश्न दिखेंगे, उनमें से केवल 2 करना होगा आपको दीर्घ उत्तरीय का। ठीक, अभी रात के 9 बजे से अभी क्लास होने वाली है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की 2022 से रिलेटेड जो हो गए परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सॉल्व मॉडल पेपर होगा, यानी हल मॉडल पेपर। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये देखिए इसका पहला भाग ये है, यानी कि इसमें हम 111 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो होगा वीडियो उसमें भी हम इसी प्रकार 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका 2 लिखा होगा। लाइव क्लास डेली रात के 9 बजे से आपकी इसकी लाने का प्रयास करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। और चलिए आप सभी लोग रात के 9 बजे से अभी लाइव फटाफट से आ जाइए। सभी दोस्तों को बुला लीजिएगा लाइव रात के 9 बजे, यानी कि अभी जस्ट आपकी क्लास लाइव होने वाली है, और उस क्लास में सभी दोस्तों को बुला लीजिए। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2022 के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और इससे पहले 10 वीडियो आपके अवेलेबल हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ के प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देख लीजिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, BA BSc BCom सभी की दृष्टि से यह लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। BSc AG हो चाहे BSc होम साइंस, सभी की दृष्टि से। ओके, ललित कला के बारे में आप लोगों ने जाना, ललित कला के मूल तत्व। ओके, इन प्रश्नों को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये प्रश्न ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। ललित कला या कला जो है ये आपके जो है सब्जेक्ट का नाम है, और फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स यानी कि कला के मूल तत्व। ठीक है, ये किसका नाम है? फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, ये कला के मूल तत्व हिंदी में इसको बोलते हैं, और ये पेपर का आपके नाम है। ओके, यहीं से आपके प्रश्न पूछे आते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। जाहिर सी बात है सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी लोग जुड़िए क्लास से, जो लाइव क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग वहाँ से चलिए फटाफट से आ जाइए सभी लोग। ओके, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए, लाइक करके ही जाइएगा सभी लोग। ओके, तो ये देख लीजिएगा, और भी तमाम सारे लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल है, उनको भी देख लीजिएगा सभी लोग। ओके, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश का नहीं, हिंदी का, संस्कृत का, सभी का अवेलेबल है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।